तो ये जो है कंट्रोलेबल है। कोई ऐसी मतलब एक्टिविटी जो आप स्पेशली वेल अच्छा परफॉर्म करते हैं या आप वीक हैं, वो आपकी वीकनेसेस हैं। वो किसी भी एरिया में हो सकती है, वो मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, कोई भी एक एस्पेक्ट में आपकी पॉजिटिव परफॉर्मेंस या नेगेटिव परफॉर्मेंस हो सकती है। कहता है जी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर डिटरमिन्ड रिलेटिव कंपैटिटर्स। हमेशा आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेस इन रिलेटिव टू अदर्स होती है, इन कंपैरिजन टू अदर होती है। मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वो इन कंपैरिजन टू अदर्स होगी कि मैं दूसरों से ये काम अच्छा करता हूँ, तो वो मेरी स्ट्रेंथ होगी। या मैं दूसरों से इस काम में वीक हूँ, इस काम में बेटर नहीं हूँ, तो वो मेरी वीकनेस होगी। सो कभी भी वो एब्सोल्यूट नहीं होती है, वो रिलेटिव होती है, कंपैरिजन में होती है। रिलेटिव डेफिशिएंसी और सुपीरियरिटी इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सो आप हमेशा दूसरों के साथ कंपेयर करते हुए अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा या बुरा ट्रीट करते हैं। Also, strengths and weaknesses can be determined by elements of being rather than performance. एक और बात, वो कहता है जी स्ट्रेंथ और वीकनेस को इस एंगल में लें कि ये है, नॉट रेदर देन के यू कैन से कि ये चीज है, करता बेहतर नहीं बल्कि ये चीज बेहतर है, मैं इस चीज में दूसरों से बेहतर हूं या वीक हूं, ये आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेस होगी। कर लेता हूं वाली बात नहीं करनी है, हूं वाली बात करनी है कि मैं इस एंगल में या इस कंसर्न में बेटर हूं या वीक हूं। परफॉर्मेंस क्योंकि वेरी करती है, परफॉर्मेंस कभी भी एक सी नहीं रहती, इसलिए परफॉर्मेंस की टर्म्स में नहीं लेनी, किसी चीज के होने के टर्म्स में लेनी है कि ये चीज दूसरों से बेहतर है या वीक है। क्योंकि परफॉर्मेंस स्टेटिक नहीं होती है, परफॉर्मेंस हमेशा वेरी करती है। कभी परफॉर्मेंस बेटर होगी तो कभी परफॉर्मेंस कम होगी। किसी एक साल एक कंपनी अच्छा परफॉर्म कर लेगी तो दूसरे साल दूसरी अच्छा कर लेगी। तो परफॉर्मेंस कम या ज्यादा होना स्ट्रेंथ या वीकनेस नहीं कहलाती है, बल्कि किसी एक फीचर, किसी एक एस्पेक्ट, किसी एक रिसोर्स, किसी एक डिपार्टमेंट में आपका बेहतर होना या दूसरों से कमतर होना, वो स्ट्रेंथ और वीकनेस कहलाती है। सो कहते हैं जी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स शुड बी स्टेटेड एज स्पेसिफिकली एज पॉसिबल। वेग ना हो, जनरल ना हो, बल्कि क्लियर हो, क्लियर, लाइक नंबर्स, परसेंटेज, डॉलर्स, रेशियोज, किसी वो मतलब आप क्वांटिफाइबल टर्म्स में बात करें, क्वालिटेटिव टर्म्स में बात ना करें कि जी दूसरों के पास 10 मशीन्स हैं, हमारे पास 12 मशीन्स हैं। दूसरों की जो मशीन्स हैं उनकी कैपेसिटी इतनी है, वो 10 टन बना सकती हैं, हम 15 टन बना सकते हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है। 15 टन कैपेसिटी हमारी स्ट्रेंथ है। तो नंबर्स में, रेशियोज में, डॉलर्स में, परसेंटेज में, इसमें बात करें क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ होगी। जैसे क्रिकेट टीम में अगर बात करते हैं तो वो नंबर्स में बात करते हैं कि हमारे बैट्समैन की एवरेज दूसरी जो बैट्समैन टीम के बैट्समैन है उनसे ज्यादा है, हमारी एवरेज जो है बैट्समैन की वो 50 है, उनकी बैट्समैन की एवरेज 40 है, लाइक दैट। Specificity is important because strategies will be formulated and resources allocated based on this information. तो ये इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं। नेक्स्ट है जी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। एक और टर्म जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हम यूज करते हैं वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं। जो आपके टारगेट्स, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स अपने मिशन को ऑब्टेन करने के लिए जी, तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो टारगेट्स हैं, वो गोल्स हैं जो आप मिशन को अचीव करने के लिए डिजाइन करते हैं और दे आर मोर देन 1 ईयर, एक साल से लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। 2 इयर्स, 3 इयर्स, नॉर्मली 3 to 5 इयर्स के जो गोल्स हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स कहलाते हैं। स्ट्रेटजीज क्या हैं? स्ट्रेटजीज आर द मीन्स बाय विच लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स विल बी अचीव्ड।
वो स्ट्रैटेजी, वो मीन्स है, वो तरीक़ेकार है, वो वे आउट है, वो प्लान है जिसके थ्रू आपने अपने मिशन को अचीव करना है। एक ऑब्जेक्टिव को, एक टारगेट को, एक गोल को अचीव करने के एक से ज़्यादा तरीके, एक से ज़्यादा रास्ते, एक से ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं। आप कौन-सी ऑप्शन चूज़ करते हैं वो आपकी स्ट्रैटेजी कहलाती है। बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ इंक्लूड जियोग्राफिक एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, एक्विजिशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज़ पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सारी स्ट्रैटेजीज़ पे बात हो जाएगी इन डिटेल। एनुअल ऑब्जेक्टिव, जी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अब हम एनुअल ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। एनुअल का मतलब एक साल, जो आपके एक साल के प्लान है, गोल्स हैं, एक साल के ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक साल के टारगेट्स हैं, वो आपके एनुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो आप अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एनुअल टारगेट सेट करते हैं। इस साल हमने क्या करना है, एक साल के अंदर क्या करना है, वो ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, ज्यादा क्लियर होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो आप उनको जो सा है वो उनकी बेस पे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करते हैं। तो कहता है लाइक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल, क्वांटिटेटिव, चैलेंजिंग, रियलिस्टिक, कंसिस्टेंट एंड प्रायोरिटाइज्ड। ये कुछ फीचर्स हैं आपके एनुअल ऑब्जेक्टिव से रेलेवेंट। तो इन सारी टर्म्स पे हमने आगे बात करनी है, इसलिए हम इसको क्विकली जो है जस्ट एक ओवरव्यू ले लेते हैं। पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप पॉलिसीज बनाते हैं। पॉलिसी का मतलब है general guideline, rules and procedures established to support efforts to achieve stated objectives। अब जो भी रूल्स, गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स स्टैब्लिश करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, वो आपकी पॉलिसीज कहलाती हैं। हमारी पॉलिसी क्या होगी? सो स्ट्रेटजी एक ब्रॉडर टर्म है, स्ट्रेटजी के अंदर हम पॉलिसीज बनाते हैं। ये कुछ की टर्म्स थी और लास्ट में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल है। ये डायग्राम आपकी पूरी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को इलाबोरेट कर रही है और यही हमारी इस पूरे बुक की या कोर्स की आउटलाइन भी है। चैप्टर नंबर 1 बेसिक पे था, चैप्टर नंबर 2 आउटसाइड यूएसए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे, यूएस स्पेसिफिक है, दैट्स व्हाई। और चैप्टर नंबर 3 बेसिक सा है, एथिक्स, सोशल रिस्पांसिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पे, इस पे हम बात करेंगे। बाकी ये पूरा आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मॉडल है। ये आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की यू कैन से डिफरेंट स्टेप्स हैं। चैप्टर नंबर 4 टाइप्स पे है स्ट्रेटजीज की। चैप्टर नंबर 5 विजन एंड मिशन पे है। चैप्टर नंबर 6 इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का मतलब है आप अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट एक्सटर्नल स्कैनिंग है, एनालिसिस है जिसमें हम एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं। वो स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हम इन 2 चैप्टर्स के अंदर वो एनालिसिस डिफरेंट करेंगे। फिर जब आपने इंटरनल एनालिसिस भी कर लिया, एक्सटर्नल एनालिसिस भी कर लिया, विजन और मिशन भी डिजाइन कर लिया इनकी बेस पे, फिर आप स्ट्रेटजी जनरेशन, डिफरेंट ऑप्शंस जनरेट करते हैं और सिलेक्ट करते हैं कि हमने किस स्ट्रेटजी से काम करना है। स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उसको कैरी आउट करते हैं और इवेल्युएट करते हैं। तो यही हमारे चैप्टर्स हैं, ये बेसिक हमारे कंटेंट्स हैं जिन पे हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे बात करनी है। थोड़ा सा ओवरव्यू इस चैप्टर का लेंगे। चैप्टर 3 का मेन हमारा फोकस ये जो स्टेप्स हैं इनके ऊपर है। ये 3 स्टेप्स मेन हैं, 4 स्टेप्स। स्ट्रेटजीज के टाइप्स को अंडरस्टैंड करते हुए इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस करना सबसे मेजर, उसकी बेस पे विजन, मिशन और स्ट्रेटजी बनाने के बाद फिर इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूशन और उसकी इवैल्यूएशन है। ये चैप्टर नंबर 1 था जी हमारा। इसमें इसको रिव्यू कर लीजिएगा, कोई पॉइंट होपफुली नहीं होगा। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 3 पे इंशाल्लाह बात करेंगे और इसको थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रीड आउट कर लें। सिंपल से पॉइंट्स हैं, हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट इस सेशन के अंदर इस चैप्टर को एक सेशन में वाइंड अप करना है ताकि हम अपने जो मेन कंटेंट्स हैं, जो टेक्निकल कंटेंट है हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, उस पर बात कर सकें। जी कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो तो कर लें फिर।
सर ये जो आपने मिशन और विजन की बात की है इसमें, तो जी। सर दोनों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है या एक भी अगर इस्तेमाल कर ले कोई कंपनी तो इससे काम चल देखिए, जाए? इस्तेमाल की बात नहीं है, ये है आपका मिशन तो नेसेसरी है। अगर आपने अपना मिशन ही कोई सेट नहीं किया तो डेफिनेटली आपके आगे टारगेट ही कोई नहीं है, आपके आगे कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है। आप क्या अचीव कर रहे हैं, आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर आपका कोई मिशन नहीं होगा तो आप ना अपने लॉन्ग टर्म गोल सेट कर सकेंगे किसी चीज के अकॉर्डिंग, ना आप पता ये डिसाइड कर सकेंगे कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। तो अगर आपका मिशन नहीं है, आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, जैसे हम लाइफ में बात करते हैं, आपका लाइफ में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपने अपना लाइफ में कोई गोल सेट नहीं किया, तो आप मतलब डायरेक्शन लेस है, आप डायरेक्शन लेस हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ डायरेक्शन लेस नहीं चल सकती। तो मिशन अपना सेट करना ये तो फोरमोस्ट चीज है कि हमारा बिजनेस का मिशन क्या होगा। वीएन जो सा है वो आपकी एक्सपोजर को, आपकी सोच को एक्सपैंड करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। अदरवाइज हम बहुत से बिजनेसेस देखते हैं कि वो एक दुकान से सारी जिंदगी एक दुकान पे ही खत्म हो जाते हैं। उसकी वजह ये कि विजन होता ही नहीं है, एक्सपोजर होता ही नहीं है। तो विजन होगा, बड़ा सोचेंगे तो आप उसको माइंड में रखते हुए कोई बड़ा करने की एफर्ट भी करेंगे। सो मिशन के बगैर तो समझे डायरेक्शन लेस है, और विजन नहीं होगा तो एक्सपेंशन या ग्रोथ नहीं हो सकेगी। इसलिए विजन होना भी जरूरी है और अपना मिशन सेट करना वो रिक्वायर्ड है। जी तनवीर, आपके क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सारे पॉइंट्स की समझ आ गई है। नंबर 8 थोड़ा रिपीट कीजिएगा। कौन सा स्ट्रेटजी जनरेशन है, चैप्टर नंबर 8 पे जो आप बात कर रहे चैप्टर थे, नंबर 8 के जनरेशन इस टॉपिक है, इस एंड पे हमने इंशाल्लाह बात करनी है। इसमें स्ट्रेटेजी जनरेट करनी है कि हमने उन ठीक हो गया। सारे कंसर्न्स में कौन सी स्ट्रेटेजी ऑप्ट करनी है। हमने अपनी ऑप्शन, अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी है। हमने कैसे जो सा है मार्केट में से compete करना है, वो स्ट्रेटेजी डिजाइन करने वाला पार्ट है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, इसको रिव्यू कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह रिक्वेस्ट है आपसे अगेन कि चैप्टर 3 पढ़ लीजिएगा, रीड आउट कर लीजिएगा ताकि हम इसको क्विकली वाइंड अप कर सकें। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो सा है वो अगेन हम जी सर, डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। इंशाल्लाह जी जी। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़।